राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम चलते हैं मुख्य सेब का अभ्यास सेट 4। उसमें हम देखेंगे कि मतलब हर टॉपिक पे नज़र डालेंगे, एक उसका अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से उसका व्याख्या करेंगे ताकि जो भी टॉपिक हमने ना पढ़ा वो यहाँ पे कवर हो सके। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। दूध माना जाता है कि मटन, अंडा या दाल। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होती है, आप बताएंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होती है। तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडा में होती है। किसमें होती है, अंडा में। हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तभी जब कोई पेशेंट होता है तो उसके से पहले सबसे पहले कहा जाता है कि आप पर डे सुबह सुबह एक अंडा ज़रूर खाएं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। क्या सरलतम रूप है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा होगा, फ्रैक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा या लैक्टोज। सरलतम रूप यानी कि जिसे हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर ले। तो क्या होता है, जब भी हम लोग वीक होते हैं और हमको शर्करा की ज़रूरत होती है तो हम सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं, या गर्मियाँ जब होती हैं जब हमको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं कि नहीं। तो सरलतम रूप कौन सा है, यहाँ पे ग्लूकोज है। कौन सा है, ग्लूकोज है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है। शिशु के लिए सर्वाधिक आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है। लिनोलिनिक अम्ल है कि लिनोलेइक अम्ल है कि आर्किडोनिक अम्ल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है, आर्किडोनिक अम्ल। कौन सा है, आर्किडोनिक अम्ल है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं को समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य है। ठीक है, तो सूर्यास्त बजटिंग है कि शून्य आधारित बजटिंग है कि जेंडर बजटिंग है कि वृद्धिशाली बजटिंग है। तो कौन सी है इसमें से, सूर्यास्त बजटिंग तो नहीं होगा, शून्य आधारित बजटिंग भी नहीं है, तो कौन सी है, जेंडर बजटिंग है। कौन सी, जेंडर बजटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी विषमता का समाधान करना जेंडर बजटिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। मतलब सबसे सही क्रम क्या है हिंदू समाज परंपरागत विवाह का। तो सबको खुद पता, प्रजा धर्म एवं रति है या रति धर्म एवं प्रजा। रति तो नहीं आता पहले, फिर क्या है, धर्म रति एवं प्रजा, ये भी नहीं है क्योंकि रति बाद में आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी, धर्म प्रजा एवं रति। ठीक है, वैसे 4 ऑप्शन, 4 मतलब इसमें सबसे अच्छे विवाह 8 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू समाज में। तो उसमें जो सबसे पहले के 4 हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब होते तो हैं लेकिन जो जिन्हें समाज ने अपनाया है वो 4 प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था। सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किन जनजातियों में पाया जाता है। कि कुकी में पाया जाता है, थारू में पाया जाता है, बिरहोर में पाया जाता है या भोटिया में पाया जाता है। तो सेवा विवाह इनमें से किन जनजातियों में, पहले जब विवाह टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें सारी जनजातियों में बताया था कि कौन सी जनजातियों में कौन सा विवाह होता है। तो विरहोर जनजातियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विरहोर जनजातियों में पाया जाता है। ठीक है,
इसका मतलब डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। सेवा विवाह में भाभी दुल्हा दुल्हन के घर पर सेवा करके बध मूल्य चुकाने के बाद से लड़की से विवाह करता है। यह विवाह गोंड, विरोहर तथा बैगा जनजातियों में विशेष रूप से पाया जाता है। कौन कौन सी जनजातियों में यह पाया जाता है? गोंड जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी जनजातियों में पाया जाता है? ये पाया जाता है विरोहर तो लिखा ही है, फिर बैगा जनजातियों में पाया जाता है। किसमें? बैगा जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है। फिर है सोरोरेट विवाह। सोरोरेट विवाह कैसा होता है? बहन भाई के बीच में, मौसी की लड़की के साथ होता है, कि मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच होता है, बुआ की लड़की के साथ होता है। तो सोरोरेट विवाह जो होता है वो मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच होता है, ठीक है। मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट विवाह कहते हैं। इसमें और क्या होता है? इसे शाली विवाह भी कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? जबकि मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच जो विवाह होता है उसे लेवीरेट विवाह क्या कहते हैं। जैसे जब देवर भाभी का विवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? लेवीरेट विवाह कहते हैं, ठीक है। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं क्या कहलाती है? एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित है वो क्या कहलाता है? विस्तृत परिवार, कि संयुक्त परिवार, कि पुनर्रचित परिवार, या एकल अभिभावक परिवार क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो पुनर्रचित परिवार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुनर्रचित परिवार कहलाता है, ठीक है। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं पुनर्रचित विवाह कहलाता है। इस पारिवारिक विकल्प को सौतेला परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार को क्या कहा जाता है? सौतेला परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? अब इसका ऑप्शन देखते हैं। हाँ, मार्गन ने दिया है नातेदारी का, कि इरावती कर्वे ने दिया है, कि IP देसाई ने दिया, या SC दुबे ने दिया। किसने दिया? सभी को पढ़ाया भी है ये। इरावती कर्वे ने दिया। किसने दिया? इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है, ठीक है। फिर है संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? संघर्षरत दंपति को न्यायिक यानी न्यायालय के द्वारा पृथकता यानी अलग अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा C, 2 वर्ष। कौन सा? 2 वर्ष होगा, ठीक है। कहते हैं संघर्ष दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955। कब आया था हिंदू विवाह अधिनियम? 1955। कल के प्रैक्टिस सेट में था ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है कि 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। उसके बाद भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में, 1930 में, 1929 में, या 1932 में? किस में हुआ था? 1926 में। कब पारित हुआ था भारतीय श्रम संघ? 1926 में पारित हुआ, ठीक है। 1926 में पारित हुआ था भारतीय श्रम संघ अधिनियम। 1926 में पारित हुआ। यह अधिनियम सिविल या आपराधिक कार्य के विरुद्ध कार्य मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों का संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोगग्रस्तता दर या प्रजननता दर, मृत्यु दर, ये मृत्यु गलत लिखा है, ठीक है। जनशक्ति दर क्या कहते हैं? 12 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रजननता दर, ठीक है। जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या कहलाएगा? प्रजननता दर कहलाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जनसांख्यिकी संक्रमण पद्धति के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? कितने? 2 स्तरों से गुजरती है। 1 मिनट, 2 स्तरों से गुजरती है कि 3 स्तरों से, या 4 या 5 स्तरों से? कितने स्तरों से? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो 5 स्तरों से। कितने से? 5 से उतरती है। कौन कौन से होते हैं? उच्च प्रजननता होती है, उच्च मृत्यु संख्या से,
ठीक है। फिर निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, फिर जिसमें बाद वाला पिछड़ा जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पांचों में जरा हम डिटेल से पढ़ लो जरा। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु के साथ धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था, इसे जनसंख्या की अस्थिर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, इसे उच्च जन्म दर को। फिर उच्च जन्म दर एवं घटती मूल्य दर की अवस्था को क्या कहते हैं, इस जनसंख्या को विस्फोट या संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। जब घट रही होती है या जब बढ़ रही होती है तो उसे क्या कहते हैं, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर, और जब घट रही होती है तो उसे विस्फोट जनसंख्या दर कहते हैं। फिर तीसरा है जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था, इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, ठीक है। फिर चौथे में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था हो जाती है, मतलब रुक जाती है। पांचवें में क्या होता है, इस अवस्था में न्यूनतम मृत्यु दर, जबकि पारिवारिक संस्थाओं के एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, निर्धन परिवार की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्या होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। क्या है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, इसमें कथन दिए गए हैं, उसमें देखना है कौन सा है सही है। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजाति वर्ग को जन्म देती है। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजाति वर्ग को जन्म देती है, ठीक है। फिर तर्क है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया, क्या किया गया, आधिपत्य किया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, दोनों ए तथा आर सही है, आर तथा आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। फिर ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, फिर ए सही है परंतु आर गलत है, फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात को वर्ग जन्म देती है, बिल्कुल सही बात। फिर आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया, तो ए तथा आर सही है, तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2011 के भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था। भारत की जनगणना में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था, कौन सा आदर्श वाक्य था। तो इसमें से आवर फ्यूचर, आवर कंट्री, आवर सेंस, पीपल ऑफ इंडिया, आवर सेंस, आवर फ्यूचर, कौन सा इसमें से सही है बताइए प्लीज़, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही है, आवर सेंस, आवर फ्यूचर, ठीक है, कौन सा सही है, आवर सेंस और आवर फ्यूचर सही है। इसमें क्या होता है कि आवर सेंस वर्ष मतलब फ्यूचर, ये जो एक 2011 में भारत की जनगणना के आदर्श वाक्य हैं, 2011 के भारत की जनगणना के आदर्श वाक्य कौन सा, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर, ओके। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है, कि 10 जुलाई को, कि 29 जुलाई को या 24 जुलाई को। ये तो सभी को याद होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। फिर सती को में अवैध घोषित किया गया, सती प्रथा को किस सन में अवैध घोषित किया गया। तो ये तो पता है 1829 में, किसके द्वारा करवाया गया था ये प्रथा 1829 राजा राममोहन राय ने करवाई थी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, गरीबी रेखा, फिर डेप्रीवेशन इंडेक्स, जीवन की मूल आवश्यकताएं, मैटेरियल डेप्रीवेशन, कौन सा है इसमें से, गरीबी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। तो इसमें डेप्रीवेशन इंडेक्स जो है वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण उद्देश्य का नहीं है।
निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना, सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना, क्योंकि हम किसी से द्वेष थोड़ी ना करना चाह रहे हैं, जो हम उसका विस्तार करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है। नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? किस पर बल देता है? उद विकास सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष या प्रगति पर? किस पे बल देता है? कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही होगा चक्रीय सिद्धांत। कौन सा सही हो जाएगा? चक्रीय सिद्धांत, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। S.C. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8, कितने वर्गों में मतलब उन्होंने वर्गीकृत किया है? तो उन्होंने वर्गीकृत किया है 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? जब कोई व्यक्ति या समूह न्याय व्यवस्था को मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। इसका कारण आर्थिक राजनीतिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? 23 है निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था? किस अवधारणा का उपयोग किया राउंट्री ने? निरपेक्ष निर्धनता का किया कि सापेक्ष निर्धनता का किया, अवस्थितीय निर्धनता का किया, आत्मपरक निर्धनता का किया? किसका किया उन्होंने? तो आत्मपरक निर्धनता का किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लैंगिक असमता के निम्न प्रकार और भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, हाँ सॉरी, ठीक है। निम्न में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन प्रभाव नहीं है? कौन सा प्रभाव नहीं है? एक मिनट में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? अपराध में वृद्धि, ठीक है। फिर है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन करना या शिक्षा का विकास। इसमें से कौन सा नहीं है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शिक्षा का विकास। मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है, ठीक है। वो शिक्षा के अपराधों में वृद्धि करेगा, मादक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेगा, मतलब दारू वगैरह पियोगे तो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन, मतलब परिवार में क्लेश होगा तो क्या नहीं? शिक्षा का विकास दारू पीने से तो नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया? किसने किया? किरायाबाजी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है। टी वेबलेन ने किया कि कार्ल मार्क्स ने किया कि बी पैरेटो ने किया है या ए जी टैनवी ने किया है? किसने किया? सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? तो बी परेटो ने किया है। अगर याद रख लो कि जहाँ भी किरायाजीवी या सट्टेबाज जैसी चीज मतलब शब्द आए तो परेटो किसने किया? किरायाजीवी और सट्टेबाज परेटो, ऐसे करके याद कर लोगे तो याद हो जाएगी ये। फिर अगला क्वेश्चन है दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? लैंगिक भेदभाव हो सकता है, लड़कियों का अविवाहित रह जाना हो सकता है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो सकता है या उपयुक्त तो सभी। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। दहेज के चलते महिलाओं में घरेलू हिंसा या अपराध में वृद्धि देखने को भी मिलती है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकॉट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया? सुरक्षादार यांत्रिकी का, सकारात्मक यांत्रिकी का, नकारात्मक यांत्रिकी या चिकित्सीय यांत्रिकी का, ठीक है। तो किसका नहीं किया गया? उन्होंने सकारात्मक यांत्रिकी तो किया है, ठीक है। फिर चिकित्सीय यांत्रिकी भी किया है, नकारात्मक यांत्रिकी भी किया, सुरक्षादारी यांत्रिकी नहीं किया है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं? टीवी वोटोमोर,
के डेविस ने, आर वैन डिक्स ने, जी मेर्डल ने। किसने बताई हैं? 28 किस मतलब क्वेश्चन नंबर 28 में किसने बताई हैं? दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं किसने बताई? तो जी मेर्डल ने बताई हैं। किसने बताई हैं? जी मेर्डल ने बताई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? कितने, भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? 6 कि 12, 10 या 8? कितने पे किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी। कितने हो जाएगा? 12 पे जारी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनमें से तीनों पक्षों को। किसको करता है? क्वेश्चन नंबर 30 में किसको करता है? प्रभावित करता है। इनमें से तीनों पक्षों को करता है। किसको? तीनों पक्षों को, समूह के व्यवहार को भी, सामाजिक संरचना को भी, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ है? बताइए। 1994 में, 1992, 82 में, 1970 में, 1961 में? तो कब लागू हुआ? 1955 में विवाह पे लागू हुआ था, मतलब हिंदू विवाह तलाक 1956 में आया था, 1961 में लागू हुआ था। ठीक है। जब एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य जातियों पर प्रधानता प्राप्त करे, संख्या के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति में, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में, धार्मिक एवं आर्थिक शक्ति में, राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति में। मतलब एक जाति कब प्रबल होती है, इनमें से किस ऑप्शन पे वो अपनी मतलब प्रधानता प्राप्त करे, जो इसके साथ साथ ये भी उनको मिल जाए, मतलब सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति से हो जाए कि सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति से, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति से। ऑप्शन क्या होगा? आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में साथ साथ प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि होती है। निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास होता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का डी। क्योंकि भाई जब संयुक्त फैमिली होती है, मतलब जॉइंट फैमिली होती है, तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता नहीं होती, की कमी रहती है, मतलब पर्सनल वो अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है, जिनकी थोड़ी सी एज हो जाती है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे पे डाल देते हैं, या घर में जो बहुएं आती हैं उन पर डाल देते हैं, बाकी आलस उनको आ जाता है, अपने शरीर को रोग लगाते हैं। ठीक है। निर्धनता सामान्यतः बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास भी होता है, जो वो बड़े बूढ़ों को करते देखेंगे। अगर अच्छी आदतें हैं तो अच्छी आएंगी, गंदी होंगी तो गंदी आएंगी। बच्चा परिवार से ही सीखता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र, एक दूसरे की ईर्ष्या होगी। गोपनीय स्थानों का अभाव, मतलब पर्सनल टाइम व्यतीत करने के लिए जगह का कम होना। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है? भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है यहाँ पे? हमें तो एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, क्योंकि वो लोग आपस में बैठ के अपनी बातों को सुलझा नहीं सकते हैं, वो अपनी बातों को बढ़ाएंगे। ठीक। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। सुरक्षात्मक कार्य होते हैं कि भावनात्मक और आर्थिक कार्य होते हैं, सामाजिक और शैक्षिक कार्य होते हैं कि सभी विकल्प सही हैं। परिवार के कौन कौन से कार्य होते हैं बताइए? सुरक्षात्मक कार्य होते हैं कि भावनात्मक और आर्थिक कार्य होते हैं, सामाजिक और शैक्षिक कार्य होते हैं, ये सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। फिर है इनमें से एक शब्द यहाँ के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। किसमें? विटामिन बी में, विटामिन ए में, विटामिन डी में या विटामिन सी में। तो किसमें होते हैं? ये तीनों ऑप्शन होते हैं विटामिन ए में। कौन कौन से? रेटिनल भी होता है, रेटिनॉल भी होता है और रेटिनोइक एसिड भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स या रिंडरपेस्ट? कौन सा नहीं है? तो
रिंडरपेस्ट जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। वो कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, डिप्थीरिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डिप्थीरिया कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। प्रगति का अर्थ है किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन या आधुनिकीकरण। प्रगति का अर्थ क्या है? किसी भी दिशा में परिवर्तन होना, पश्चिमीकरण होना या एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन होना या आधुनिकीकरण होना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या? एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 39 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रगति 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक रेखीय प्रगति होती है, चक्रीय प्रगति होती है, टेढ़ी मेढ़ी प्रगति होती है। क्वेश्चन नंबर संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो यह है फाइब्रोनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन। कौन सी होती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ग्लोब्यूलिन होती है, ठीक है। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में ग्लोब्यूलिन नामक रक्त प्रोटीन सहायता करती है। ग्लोब्यूलिन नामक का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिनमें कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं करती है। काली खांसी को कि इस नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम? काली खांसी का कौन सा नाम है? परटूसिस है कि डिप्थीरिया नहीं हो सकता, मम्प्स नहीं हो सकता, रुबेला नहीं हो सकता, ये तो सूखे रोग में है। तो क्या हो जाएगा? परटूसिस हो जाएगा, ठीक है। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय के संकेत होता है। प्रतिधारिता गर्भनाल, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, चिपका हुआ नाल या गर्भाशय का टूटना। क्या हो जाएगा इसमें से? गर्भाशय का टूटना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गर्भाशय का टूटना हो जाएगा, ठीक है। गर्भाशय का टूटना। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय के टूटना, टुकड़े जो निकलते हैं तो क्या हो जाता है? गर्भाशय टूट जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43। गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो कौन सा हो जाता है? एक्टोपिक गर्भावस्था या मल्टीपल गर्भावस्था, स्टिल बर्थ, मोलर गर्भावस्था। तो एक्टोपिक गर्भावस्था। कौन सी? एक्टोपिक गर्भावस्था या इसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक गर्भावस्था भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अपस्थानिक गर्भावस्था। गर्भावस्था का वह प्रकार है जिसमें भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित किया जाता है और ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा करता है। क्या करता है? दर्द पैदा करते हैं। ऐसी गर्भावस्था में शुक्राणु द्वारा निषेचन होने के बाद युग्म नज वहीं पर प्रत्यारोपित होने लगता है। गर्भाशय में प्रत्यारोपण न होने के कारण ये फैलोपियन ट्यूब में ही प्रत्यारोपित होता है, जिसके कारण आसपास के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और इसके कारण होने वाले खून के रिसाव से जान भी जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है। क्या? नाभि धमनी, डक्टस धमनी, अंडाकार रंध्र, नाभि शिरा। कौन सा हो जाएगा? 44 का सी, अंडाकार रंध्र। अंडाकार रंध्र जन्म के पश्चात में किसमें हो जाता है? फोसा ओविस में मतलब परिवर्तित हो जाता है। फोसा ओविस हृदय में दाएं एट्रियम में स्थित गड्ढा या फिर खांच होता है जो दोनों एट्रियम के मध्य में झिल्ली नुमा दीवार के स्तर पर होता है, ठीक है। झिल्ली नुमा दीवार के स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की हम लोग चलते हैं। भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? शीर्ष है कि फ्रैंक बीच स्थिति है, ट्रांसवर्स लेटना है, सिर का पिछला भाग होता है। मतलब भ्रूण के लिए जन्म स्थिति सबसे उपयुक्त कौन सी है? सिर का पिछला भाग में भी यही होगा। 45 का डी, ठीक है। डी ऑप्शन सही है क्योंकि जब सिर पहले बाहर निकलता है वो स्थिति सबसे बेस्ट रहती है। जब पैर आते हैं तो उसमें दिक्कत ज़्यादा रहती है। पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है क्या कहलाता है?
क्विकनिंग कहलाता है, फिटल मूवमेंट्स कहलाता है, गर्भाशय सुफालय या मूत्राशय चिड़चिड़ापन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्विकनिंग कहलाता है। क्या है ना? क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग कहलाता है। क्विकनिंग में क्या होता है, एक बार जरा जानते हैं। महिला द्वारा गर्भधारण करने के लगभग 16 से 25 हफ्ते के भीतर माँ के बच्चे की पहली गति का आभास होता है, जिसे क्विकनिंग कहा जाता है। बच्चे की गति यह दर्शाती है गर्भ में माँ सुरक्षित और विकास कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। पूर्वकाल अवधि, इंट्रानेटल अवधि, प्रसव उपरांत अवधि या स्तनपान कराना। कौन सी HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है? किस वजह से होता है? पूर्वकाल अवधि के लिए, इंट्रानेटल अवधि के लिए, प्रसव उपरांत अवधि के लिए, स्तनपान के लिए। तो इंट्रानेटल अवधि के लिए जोखिम अधिक होता है। ठीक है। HIV ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए इंट्रानेटल अवधि में जोखिम अधिक होता है। HIV निम्नलिखित माध्यमों से फैलता है। किन माध्यमों से फैलता है? मतलब कौन कौन से तरीके हैं? गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे का संचरण करना, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाने से, मतलब किसी का जब ब्लड लेते हैं अगर वो संक्रमित है तो दूसरा भी हो जाएगा, विसंक्रमित ना की गई इंजेक्शन लगाने से। ठीक है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आए ना, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मोटर विकास। कौन क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक। मानसिक क्षमताओं के विकास, जब मानसिक क्षमताएं हो जाती हैं तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? किसने दिया है? ये पियाजे ने दिया। किसने दिया? पियाजे ने दिया है। ठीक है। हिंदुओं में विवाह कितने पारस्परात्मक रूप से माना गया? मतलब हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8। ठीक है। हाँ, 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 8 में भी जरा ध्यान दे लें कि बेस्ट कौन से होते हैं। अभी हमने बताया भी था शायद ऊपर। इसमें ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और उसके बाद प्रजापति विवाह। ये 4 कैसे होते हैं? ये आर्ष होते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। उसके बाद गंधर्व विवाह, आजकल की लव मैरिज हो जाती। असुर विवाह, जबरदस्ती किसी से शादी कर लेना। राक्षस विवाह मतलब अपहरण कर लेना। पिशाच विवाह, वो भी अपहरण जैसा ही होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, TB, माइक्रोबैक्टीरियम, हैजा, इन्फ्लुएंजा। किसके द्वारा कौन सा रोग मतलब का इसमें से नहीं है? तो हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी, वायरस के कारण मलेरिया, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण तथा TB माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। TB किसके? माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। जबकि हैजा रोग बी प्रिवियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके? हैजा जो है किसके द्वारा होता है? बी प्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है? 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है? प्रथम दिन, 14वें दिन, 5वें दिन या 28वें दिन? तो 14वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है। ठीक है। 12 से 14 दिन के उपरांत अंडाशय से अंडा निकलता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन भी कहते हैं, जो समान रूप से 4 से 6 दिन तक चलता रहता है। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। यह एक प्रकार के विषय है, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोरंजन होता है या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत होना जरूरी होता है। ठीक है। फिर बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं? मतलब इन्होंने अवस्थाओं को बांट के रखा है, तो किस अवस्था में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं? 1 से 1.5 वर्ष में? नहीं। 1.5 से 2 वर्ष में?
2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, किसमें 3 से 4 वर्ष में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ, इसके अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। कौन से आवरण निम्न है? पेरिकर्प, कौन सा? पेरिकर्प, रेनिन, क्यूटिकल या एपिमाइसिन। अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है, कौन से हैं? तो क्यूटिकल, कौन से? अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है इसका सूत्र? CaCO3 का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका भी कहते हैं, यह काफ़ी दृढ़ और कड़ा होता है। ठीक है, कठोर भी होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों को सुरक्षा करता है तथा अंडे से जीव को विकसित करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। फिर राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व, कैल्शियम। तो लौह एवं कैल्शियम को किसको करते हैं? लौह तथा कैल्शियम को क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या लैक्टोज, क्या कहलाती है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रैक्टोज कहलाती है, क्या कहलाती है? फ्रैक्टोज। ठीक है, जो फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रैक्टोज या फिर फ्रूट शुगर या एवं साधारण चीनी भी होती है, जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद, गन्ने में होती है। यह आमतौर पर उच्च फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप के रूप में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती है। फ्रैक्टोज को गन्ना, चुकंदर और मकई से प्राप्त किया जाता है। गन्ना, चुकंदर और मकई से। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्रैक्टोज किससे प्राप्त किया? गन्ना, मकई और चुकंदर से। उसके बाद सुक्रोज क्या होता है? गन्ने से बनी हुई चीनी है। सुक्रोज जो है वो गन्ने से बनी हुई चीनी है। ज़्यादातर यह सभी खाद्य पदार्थों में पाई जाती है और यह एक तरह का डाइसेकेराइड भी है। क्या है? डाइसेकेराइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, बियर में सुरासार की कितनी मात्रा पाई जाती है? बियर में सुरासार की कितनी मात्रा पाई जाती है? 59 का ऑप्शन नंबर ए 22%, 3%, 40.5, 50% या 55%। तो क्या हो जाएगा 59 का? 3%। कितनी पाई जाती है? 3% पाई जाती है। ठीक है, यह कितने प्रकार की होती है? जैसे विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका, बियर, आई डोंट नो, ये सब इतने प्रकार की होती हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होते हैं? खनिज लवण, ठीक है, वसा, ठीक है, प्रोटीन, सब सही है। उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है? अपयून, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण करना, अचार बनाना। क्या बनाना? अचार। तो क्या है? खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि से एंजाइमें विकृत हो जाता है? निर्जलीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं? जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं डेक्स्ट्रीनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्वलिंग, सिनेरेसिस। किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, सिनेरेसिस को कहते हैं। जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को सिनेरेसिस कहते हैं। अर्थात सिनेरेसिस वह शब्द है जो बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों जैसे जैम, जेली, ठीक है, सॉस हो जाता है, डेयरी उत्पाद, सुरामी और टमाटर के रस के साथ साथ मांस और सोयाबीन के उत्पादों को तरल करके बाहर निकालता है। तो क्या सही हो जाएगा? सिनेरेसिस। ठीक है, सिरके में पाया जाता है कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। इसका सूत्र क्या होता है? COOH समूह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? 64 का क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? शार्प फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग, त्वरित फ्रीजिंग। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करना तो हाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? कौन सी उत्पन्न हो जाती है? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृति। तो कौन सी होती है?
ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ठीक है। बीमारी इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। फिर एक शिशु को स्तन मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है। स्तन मोचन पदार्थ सही करने की आयु है तो कौन सी है? सही महीना। स्तन मोचन मतलब दूध के साथ साथ अन्य चीज़ कब से दी जानी चाहिए? 6 महीने के बाद। शिशु के पूरक आहार से तात्पर्य उस आहार से है जो दूध के जलवायु शिशु और आवश्यक पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरा करता है, ठीक है। जन्म के 6 माह बाद शिशु शारीरिक मांग केवल दूध द्वारा ही पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हमको क्या देना चाहिए? बच्चों को फलों के साथ फल देना चाहिए, दूध देना चाहिए, दलिया देना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में उसे देते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। प्रार्थना गीत के साथ, ठीक है। 67 का ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 68, विकास का क्रम क्या है? विकास का क्रम क्या है? पहले धड़, फिर पैर, फिर गर्दन, फिर सिर या मुख। पहले सिर होगा, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर धड़ और पैर। ऑप्शन नंबर 68 का सी सही है, ठीक है। कौन सा होगा? सी। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। हरलाख ने अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने अवस्थाओं को 11 प्रकार में बांटा है, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी बताई है? शैशवावस्था। इन्होंने कहा है कि जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है, मतलब जब बच्चा पेट में आता है तो गर्भावस्था, ठीक है, वो सभी जानते हैं। जन्म से 14 दिन तक क्या कहलाता है? शैशवावस्था इन्होंने बताया। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष बताया, इन्होंने 0 से 14 दिन को शैशवावस्था बताया, ठीक है। फिर 14 दिन से 2 वर्ष को इन्होंने बचपना अवस्था बता दिया है। फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष को क्या बताया? पूर्व बाल्यावस्था बता दिया है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था बता दिया। अब यहाँ क्या पूछ रही है? शैशवावस्था। तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने शैशवावस्था माना है, जबकि जीन पियाजे 0 से 2 वर्ष को मानते हैं। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, विकास। सी, एक, दोनों या मानवृत्ति। तो 70 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, वृद्धि। अगर शरीर में परिणामों मतलब जो शरीर है उसमें जैसे लंबाई बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वृद्धि कहलाती है। विकास क्या होता है? आपका मानसिक विकास जब बढ़ता है तो वो शारीरिक विकास अलग हो जाता है, मानसिक विकास अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? मतलब बच्चा कब बताने लगता है कि हमें बाथरूम लगी है, लैट्रिन लगी है, मतलब वो जाने के लिए है। एग्री होता तो 1.5 वर्ष में, नहीं 2.5 वर्ष में, 3 वर्ष में या 2 वर्ष में। तो ऑप्शन 2 से सी सही है। अगर हम बच्चे को उस माहौल में डालते हैं तो वो 2 वर्ष की अवस्था में अब बाथरूम, लैट्रिन, पोटी, सुसु जो भी है वो सब बताने लगता है, ठीक है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेरमैन है, टर्मन है, बंगिंघम है या अल्फ्रेड बिने हैं? कौन है? तो अल्फ्रेड बिने। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले? मतलब विचारों को दूसरे तक पहुँचाने, दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता थी इनके पास। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अब हम 73। यह एक मूल्य साधन है। क्या मूल्य साधन है? भाषा एक मूल्य साधन है, संस्कृति एक मूल्य साधन, स्त्री या पुरुष? स्त्री पुरुष तो हटा ही दो। 73 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा एक मूल्य का एक साधन है, ठीक है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, रचनात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो ये कहलाता है क्रियात्मक विकास। क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो क्या है ये? श्वास अवरोध। कौन सी है? श्वास अवरोध होती है। मतलब कि शरीर के विभिन्न मांसपेशियों विकास क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशी नियंत्रण से है। पेशी नियंत्रण जन्म के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे के नहीं कर पाते, परंतु धीरे धीरे विकास के साथ साथ पेशी नियंत्रण पर क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, विटामिन या प्रतिरक्षी।
तो क्या होता है इसमें, खीस में प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, खीस क्या होता है, मतलब जब गाय भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद जो उसका दूध होता है ना, तो वो जो फर्स्ट डे से 8 डे का जो दूध होता है वो खीस होता है। ऐसे ही माँ का भी दूध बच्चे के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है, उसमें भरपूर प्रोटीन एवं प्रतिरक्षी भी होता है। ठीक है, अगला है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। नवजात शिशु 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका 77 का ऑप्शन क्या सही होगा? आपको क्या लगता है? डी, सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इलाज भी महंगा होता है, विशेषज्ञ डॉक्टरों में स्टाफ की कमी भी रहती है, घर से अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण परिवार के सदस्यों में अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ जाती है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 79, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है क्या? हाइड्रोसेफाली, माइक्रोसेफाली, संक्रमण, तंत्रिकी अस्थिरता। क्या हो सकता है? माइक्रोसेफाली हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब किसकी, एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। ठीक है, 79 का बी सही है। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। माइक्रोसेफाली एक दुर्बल प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शिशु का सिर उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। माइक्रोसेफाली यानी बच्चे की छोटे सिर की यह स्थिति गर्भ में मस्तिष्क के असामान्य रूप से विकसित होने अथवा जन्म के बाद मस्तिष्क को विकास सही से न हो पाने का कारण भी बन जाता है। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण के माता के रक्त से पोषण मिलता है, गर्भाशय, डिंब नलिका, गर्भनाल या नाभिनाल। तो डिंब नलिका किससे मिलता है, मतलब डिंब नलिका, यह मादा हार्मोन है, इसका स्त्रावण तरुणावस्था में होता है। इसे हार्मोन का स्त्रावण या ग्रेफियन फुटक के ठीक इंतरता कहते हैं। इस हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंगिक तथा लक्षणों का विकास होता है। फिर कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन और या एस्ट्रोजन। तो बी, ए और सी दोनों करता है। क्या करता है? तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फिर है जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? जल तथा भोजन, पिस्सू, मक्खी, चूहा, मच्छर, चूहे, मक्खी से। किससे होता है? मक्खी से होता है। पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं या VMR नियंत्रित नहीं करते हैं। पुष्टिकर पदार्थ क्या नहीं करते हैं? तो ये ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ठीक है, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं क्या? लकारी वाले, भाषा बनाने वाले ध्वनि, तुतलाने वाले, कूजन करने वाले क्या होते हैं? तो भाषा बनाने वाली ध्वनि होती है। ध्वनिग्राम क्या होते हैं? भाषा बनाने वाले ध्वनि होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है, सहज क्रिया है, आकुचन है, समन्वीकृत है, या इनमें से कोई नहीं? सहज प्रक्रिया है। कैसी है? सहज प्रक्रिया है। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना, प्रशिक्षित दाइयों का होना। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार होना। क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, शिशु को खसरे का टीका इस उम्र पर लगाया जाता है। किस? जन्म के समय, 1.5 वर्ष में या 2.5 वर्ष में या 9 माह पे। शिशु के खसरे का टीका कब लगता है? तो ये 9 माह पर लगता है। एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल्स कौशल सीख सकता है। किसके द्वारा? परीक्षण और त्रुटि विधि, नकल करना, प्रशिक्षण, सभी विकल्प सही हैं। मतलब मोटर स्किल सीख सकता है एक बच्चा। ठीक है, तो इनमें सारे विकल्प सही हैं। अगर वो नकल भी कर रहा है तो भी अपना दिमाग यूज़ कर रहा है।
परीक्षण और त्रुटि विधि होता है, तो उससे भी मतलब जैसे हम अगर बच्चे से 5 क्वेश्चन कर बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर उसने उसमें से 3 या 4 सही बता दिए तो ये भी तो जो गलत है उस पर उसका ध्यान जाएगा ना। प्रशिक्षण करना भी मोटर स्किल्स होता है, ठीक है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में होता है क्या? पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है, कोई नहीं होता है, तो अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी मांसपेशियाँ क्रियाशील होती हैं। मैरस्मस में प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 90 का ए, कमज़ोर होता है। कैसा होता है? कमज़ोर बच्चा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकिंग से, भूनने से, उबालने से, तलने से। किससे होता है? पोषक तत्वों का धारण अधिक हो जाता है। किससे? उबालने से। अगर हम उबाल के खाना बना रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। ज़्यादा तलेंगे तो चला जाता है, ज़्यादा भूनेंगे तो भी चला जाता है, ठीक है। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो 92 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, ठीक है। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं का ग्राम में होती? कितने ग्राम में होती हैं? 3.5, 2.5 और 1.5। 3.2 और 1, 3.4 और 2, 4.3 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए, ठीक है। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्क्यूलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, द्रव संक्रमण, ऑस्मोटिक संतुलन बनाना। क्या होता है इसमें? तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मतलब कैल्शियम महत्वपूर्ण किस लिए होता है बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। हड्डी की भी संरचना करता है, न्यूरोम स्क्यूलर उत्तेजना बढ़ाता है, रक्त जमाता है, झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता बढ़ाता है, द्रव संक्रमण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा करता है? तो विटामिन डी कार्य करता है, ठीक है। परामर्श एक क्रिया क्या है? परामर्श एक है क्या? व्यक्तिगत प्रक्रिया, संगठनात्मक प्रक्रिया, सामूहिक प्रक्रिया, या कोई नहीं। तो कौन सी है? व्यक्तिगत प्रक्रिया। अगर हम आपसे राय मांगे तभी तो आप हमें दोगे, अगर हम नहीं मांगेंगे तो थोड़ी दोगे। प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थी यानी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शिकायतों को ध्यान से सुनना, या उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? सारी चीज़ें होना चाहिए। प्रभावी परामर्श, अगर हम राय दे रहे हैं तो हमें सामने वाले की सारी बातों को सुनना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए ताकि वो अपनी बात हमसे कह सकें। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है ये? 1948 से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के लिए कार्य करती है? यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस। कौन सी कोशिश करती है? तो ये करती है यूनिसेफ, ठीक है। UNEFPA के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है? कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये होती है 0.98, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लर्न अहेड एकेडमी में जुड़े रहिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करिए, वहाँ से ये PDF ले लीजिए ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें एग्ज़ाम टाइम पे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। राधे राधे साथियों। आशा करते हैं आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस से करते रहिए।